हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। और हम पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर में या वंशानुगति का आणविक आधार, इस चैप्टर में हम यह सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। वो किसका एक्सपेरिमेंट था भाई? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। और ग्रिफिथ ने वो एक्सपेरिमेंट कब किया? 1928 में। ग्रिफिथ अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने, और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिया था और उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का उसने 2 स्ट्रेन लिया था। कौन कौन से स्ट्रेन थे? एस थर्ड स्ट्रेन एंड आर सेकेंड स्ट्रेन। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया भाई? चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। और ग्रिफिथ ने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि जो एस थर्ड स्ट्रेन था उसे इनएक्टिव किया और यह एक्टिव था। अब इसे इनएक्टिव कर और यह एक्टिव था, इन दोनों को एक चूहे में माउस में इंटर करवाया था। और हमने क्या देखा था कि माउस की डेथ हो जाती है। और जब उन्होंने इस पर प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि जो आर सेकेंड स्ट्रेन था, इस आर सेकेंड स्ट्रेन के चारों ओर पॉलीसेकेराइड का कोट प्रेजेंट था। और इस कोट के कारण ही इस माउस में निमोनिया रोग उत्पन्न होता है और जिसके कारण माउस की डेथ हो जाती है। लेकिन ग्रिफिथ यह नहीं बताए कि इस आर सेकेंड स्ट्रेन पर पॉलीसेकेराइड कोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो वे सिद्ध नहीं कर पाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन कुछ समय के बाद इनके ही 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट किया। और उनका नाम था एवेरी, मैक्लोइड और मैकॉर्टी। 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बताया कि जो आर सेकेंड स्ट्रेन, आर थर्ड, एस थर्ड स्ट्रेन था, एस थर्ड स्ट्रेन में डीएनए प्रेजेंट होता है। जो एस थर्ड स्ट्रेन को इनएक्टिव करने के बाद भी इसमें प्रेजेंट होता है। और जैसे ही इसे आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में चूहे में इंटर करवाते हैं, माउस में इंटर करवाते हैं, तो ये डीएनए आर सेकेंड स्ट्रेन में जाता है और डीएनए पर पॉलीसेकेराइड बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। और ये डीएनए आर सेकेंड स्ट्रेन में जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिसके कारण इसके चारों ओर पॉलीसेकेराइड का कोट का फॉर्मेशन होता है। और ये पॉलीसेकेराइड कोट ही माउस में निमोनिया रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो इन्होंने, इनके स्टूडेंट ने बताया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है, जो कि आर सेकेंड स्ट्रेन में इंटर करता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिससे चूहे में निमोनिया रोग होता है और चूहे की डेथ हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि हम कैसे मान ले कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, और अपने आप को एक्सप्रेस किया और इस पॉलीसेकेराइड कोट का फॉर्मेशन होता है। कुछ समय के बाद दो साइंटिस्ट और आए,
हर्शे और चेज, जिन्होंने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट किया और वह एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, वो देख लेते हैं। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा था भाई? दूसरा एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट, जिसने सिद्ध किया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और यह कब किया? 1952 में। किसके द्वारा? हर्शे एंड चेज के द्वारा। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि वास्तव में बैक्टीरियोफेग क्या होता है। बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फेग यानी ईटर मतलब खाने वाला, भोजन करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस था बैक्टीरियोफेग। और यह बैक्टीरियोफेग भी कौन सा? T2 बैक्टीरियोफेग था। और हर्शे व चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया भाई? बैक्टीरिया कौन सा लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। हर्शे व चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बैक्टीरियोफेग वायरस लिया और उस वायरस का अटैक ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने रिजल्ट देखा कि यह वायरस किस प्रकार यह सिद्ध करेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यह एक्सपेरिमेंट क्या था वो देख लेते हैं। और जो वायरस था, वायरस की बात करें, वायरस की बॉडी में हमें क्या मिलता है? ओनली दो ही चीजें देखने को मिलती है। एक तो प्रोटीन, जो कि वायरस प्रोटीन से बना था, और एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमें देखने को मिलता है। अब जो ये हर्शे और चेज थे, इन्होंने वास्तव में क्या किया कि इस प्रोटीन और डीएनए को अलग अलग कर लिया। दो ऐसे वायरस का चूज किया जिसमें एक में ओनली प्रोटीन प्रेजेंट था और एक वायरस ऐसा था जिसमें ओनली डीएनए प्रेजेंट था। और फिर इन्होंने बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करवाया और देखा कि क्या रिजल्ट था। और इन्होंने ये जो प्रोटीन थे, प्रोटीन और डीएनए मॉलिक्यूल, ऐसे तो एक्सपेरिमेंट में क्या पता चलेगा कि प्रोटीन और डीएनए कहां प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हर्शे और चेज ने इस प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए इस प्रोटीन पर सल्फर 35 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया और डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए फॉस्फोरस 32 का यूज किया। इनका यूज क्यों किया भाई? S35 क्या था? सल्फर, और ये क्या है? ये इसके आइसोटोप्स होते हैं। सल्फर का यूज किया। सल्फर का यूज इसलिए किया क्योंकि जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है भाई? एमिनो एसिड। और हम तो कहते हैं कि ओनली ऐसे दो ही एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि प्रोटीन उन दो ही एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। फिर हम इस S35 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जिस
ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए में पहला कोड एयूजी प्रेजेंट होता है। या जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे पहला जो एमिनो एसिड जुड़ेगा वह मीथियोनिन एमिनो एसिड जुड़ेगा और इस मीथियोनिन एमिनो एसिड में सल्फर बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं और प्रत्येक प्रोटीन में सबसे पहला एमिनो एसिड मीथियोनिन ही होगा। और डीएनए में हम फॉस्फोरस का यूज क्यों कर रहे हैं? डीएनए में फॉस्फोरस का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। इसलिए हम इन प्रोटीन और डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32 का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया भाई। इन्होंने बैक्टीरियोफेग वायरस का यूज किया जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। और बैक्टीरिया कौन सा था भाई? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब वो देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था और उन्होंने किस प्रकार सिद्ध किया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्होंने ये लो भाई, एक वायरस हो गया और इस वायरस में क्या प्रेजेंट था? हमने अभी अभी देखा है कि इस वायरस में डीएनए और प्रोटीन ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस वायरस का हमने डीएनए निकाल लिया और केवल प्रोटीन छोड़ दिया। और एक और वायरस लेते हैं, बैक्टीरियोफेग वायरस, T2 बैक्टीरियोफेग वायरस, और इसमें हम डीएनए छोड़ते हैं और प्रोटीन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और अब इनको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से लेबल कर दिया जाता है। कौन से थे भाई? फॉस्फोरस, ये प्रोटीन है और प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर S35 और इसमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है P32। अब क्या किया कि बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। और ई कोलाई बैक्टीरिया में, और ये चारों ओर मीडियम है। अब ये जो वायरस था, बैक्टीरियोफेग वायरस था, इस बैक्टीरियोफेग वायरस को इस मीडियम में छोड़ दिया जाता है और इधर भी इसी प्रकार एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया जाता है और इस ई कोलाई बैक्टीरिया, ये मीडियम है और इस वायरस को इस मीडियम में छोड़ दिया जाता है भाई। ठीक है, अब हर्षे और चेज क्या देखते हैं? ये जो ओनली प्रोटीन वाला वायरस था, यह वायरस इस बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं कर पाता, केवल और केवल मीडियम में ही प्रेजेंट था। ये लो भाई बैक्टीरिया और ये मीडियम में प्रेजेंट था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो वायरस था, ये वायरस इस बैक्टीरिया में इंटर करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और ये जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया की मशीनरी पर कब्जा कर लेता है, और अपने आप को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करता है। तो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला भाई? इस एक्सपेरिमेंट से क्या हमें सीखने को मिलता है या क्या एक्सपेरिमेंट निकाला? हर्षे और चेज ने इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो बैक्टीरियोफेग वायरस है उसमें प्रोटीन और डीएनए देखने को मिलते हैं और उस प्रोटीन और डीएनए में से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये हमने अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया है। उन्होंने बताया कि हमने दो अलग अलग बैक्टीरियोफेग वायरस लिए और उसमें एक वायरस में केवल हमने प्रोटीन को लिया और दूसरे वायरस में हमने डीएनए को लिया। जो प्रोटीन वाला वायरस था
वह बैक्टीरिया पर जाकर अटैक नहीं करता, वह ओनली मीडियम में प्रेजेंट था। जबकि जो डीएनए वाला बैक्टीरियोफेग वायरस था, यह बैक्टीरिया में इंटर करता है, इसकी मशीनरी पर अटैक करता है और अपने आप को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करता है। ये डीएनए वाला वायरस अपने आप को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई क्यों करता है? क्योंकि इस डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसके पास इंफॉर्मेशन है और ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। और इस हर्षे और चेज के इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। अब हम देख लेते हैं टीएमवी एक्सपेरिमेंट, टोबैको मोज़ेक वायरस एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट था टीएमवी एक्सपेरिमेंट और ये किसका एक्सपेरिमेंट था और कब किया गया? 1957 में ये एक्सपेरिमेंट किया। किसके द्वारा? फ्रैंकल एंड कॉनरेड। टीएमवी मोज़ेक वायरस एक्सपेरिमेंट 1957 में फ्रैंकलिन एंड कॉनरेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि टीएमवी क्या है। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, यह एक प्रकार का टोबैको मोज़ेक वायरस है, मतलब वायरस है। और यह जो टोबैको प्लांट होता है, तंबाकू का पौधा होता है, टोबैको का प्लांट होता है, टोबैको प्लांट, उस टोबैको प्लांट की जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उस पत्तियों पर अटैक करता है और मोज़ेक डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब ये जो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या प्रेजेंट था? एक तो प्रोटीन और एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए प्रेजेंट था। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। इन्होंने बताया कि वास्तव में कि 1957 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए बताया कि हर्षे एंड चेज ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन एक ऐसा वायरस टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर हर्षे और चेज ने ये किस लिए कह दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है? ये जो टीएमवी मोज़ेक वायरस था, ये अपने आप को किस प्रकार सरवाइव करता है? इसमें भी फिर इंफॉर्मेशन रखने के लिए कोई तो जेनेटिक मटेरियल था। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया किस पर भाई? टोबैको की लीफ पर, तंबाकू की पत्तियों पर। तो देख लेते हैं हम इनका एक्सपेरिमेंट क्या था और इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। फ्रैंकल एंड कॉनरेड ने क्या बताया? इन्होंने दो वायरस लिए और उनमें से एक में केवल और केवल प्रोटीन प्रेजेंट था और दूसरे वायरस में आरएनए प्रेजेंट था। अब इन्होंने टोबैको प्लांट की लीफ पर अटैक करवाया भाई। ये लो लीफ,
लीप पर अटैक करवाया और ये इधर आरएनए वायरस लिया जिसमें आरएनए प्रेजेंट था और इसमें भी टोबैको की लीप पर एक्सपेरिमेंट करवाया। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा कि ऐसा वायरस जिसमें ओनली प्रोटीन प्रेजेंट था, ऐसा वायरस जिसमें ओनली प्रोटीन प्रेजेंट था, यह प्रोटीन वाला वायरस इस टोबैको प्लांट पर डिजीज नहीं करता है, जबकि जो आरएनए प्रेजेंट था, जिस वायरस में आरएनए प्रेजेंट था, वह वायरस टोबैको की प्लांट में मोज़ेक डिजीज करता है। मोज़ेक डिजीज करता है। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? फ्रेंकल और कॉनरेड ने 1957 में यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, बल्कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है जिस पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और ये इंफॉर्मेशन से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिससे ये टोबैको की लीप में डिजीज उत्पन्न करने में सक्षम रहा। तो ये टीएमवी एक्सपेरिमेंट था जो कि यह सिद्ध करता है कि न केवल डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, बल्कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है जिस पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। इन सभी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका था कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और अधिकतर वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस थे जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए प्रेजेंट था। कौन से वायरस थे? जैसे एचआईवी वायरस। एचआईवी के वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए प्रेजेंट होता है और ये आरएनए, ये लो जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट होता है। और ये एचआईवी वायरस अगर एक बार किसी व्यक्ति पर अटैक कर लेता है ना, तो इसकी कोई हमारे पास मेडिसिन प्रेजेंट नहीं है। ऐसा वास्तव में होता क्यों है? क्योंकि ये जो एचआईवी वायरस का जो आरएनए प्रेजेंट होता है, इस आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की कैपेसिटी होती है। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये डीएनए आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही हम मेडिसिन बनाकर इस एचआईवी वायरस पर अप्लाई करते हैं, तो ये अपने आप को इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो एचआईवी वायरस है बार बार अपना आकार बदलता है, अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करता है, जिससे ये मेडिसिन या एंटीबॉडी इस पर प्रभावी नहीं होती। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। एक साइंटिस्ट थे डोगमा, जिन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। उन्होंने क्या बताया था कि आरएनए, उन्होंने बताया था कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और उन्होंने क्या देखा कि आरएनए से डीएनए का भी फॉर्मेशन होता है।
तो उन्होंने इस प्रोसेस को कहा भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यही इनका सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी। ठीक है, इसके अलावा किसमें था भाई, अभी अभी हमने देखा कि टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें आरएनए देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल, कोई भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होने चाहिए, वो देख लेते हैं। ठीक है, और साथ में हम डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन भी करते चलेंगे कि कौन सा प्रभावी रूप से वो जेनेटिक मटेरियल बनने के लायक होता है। तो डीएनए वर्सेस आरएनए कर लेते हैं, डीएनए वर्सेस आरएनए। अब वो कौन सी क्वालिटीज या कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल में जेनेटिक मटेरियल बनने की। सबसे पहली क्वालिटी आती है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वह अपने आप को रेप्लिकेट करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की प्रोसेस। रेप्लिकेशन क्या होता है, जब जेनेटिक मटेरियल अपने आप की कॉपी बनाता है, अब प्रतिकृति के द्वारा कॉपी बनाता है, तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अपने समान या अपने आप को मल्टीपल करना। और अगर डीएनए और आरएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीएनए और आरएनए दोनों में ही रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि कोई भी मॉलिक्यूल है वह स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म का स्थायित्व बनाए रखने के लिए खुद का उसका जेनेटिक मटेरियल का स्थायी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो दूसरी कौन सी होती है भाई, स्टेबिलिटी। कोई भी मॉलिक्यूल होता है वह स्टेबल रहना चाहिए। और डीएनए और आरएनए की बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डीएनए होता है वह डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में बहुत अधिक स्टेबल होता है। क्यों भाई, डीएनए अधिक स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस डीएनए की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और जो इनमें शुगर प्रेजेंट होती है इसमें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी मतलब जैसे ये शुगर हो गई, ठीक है, ये हम देख रहे हैं शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और इधर हम देख लेते हैं ये होती है भाई राइबोज शुगर। अब डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में वास्तव में फर्क क्या होता है कि जो राइबोज शुगर होती है, इस राइबोज शुगर में अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो कि डीएनए का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो देख चुके हैं, लेकिन यहां पर जो फर्स्ट कार्बन होता है, इस फर्स्ट कार्बन के OH मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल
मॉलिक्यूल के स्थान पर यहां पर जुड़ जाता है भाई नाइट्रोजिनस बेस, कोई भी जैसे नाइट्रोजिनस बेस मान लो, तो ये OH ग्रुप यहां पर फ्री नहीं रहता है और OH ग्रुप मोर रिएक्टिव होता है, जिससे मॉलिक्यूल भी, जिस मॉलिक्यूल में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वह बहुत अधिक रिएक्टिव होता है। यहां पर दूसरे नंबर कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता और जो तीसरे नंबर कार्बन है इस पर OH ग्रुप हटता है और इस OH ग्रुप के स्थान पर फॉस्फेट ग्रुप बाइंडिंग करता है और एक यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए की स्ट्रक्चर या जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है इस पर कोई भी फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम राइबोज शुगर या आरएनए की बात करें तो आरएनए में ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है इसके स्थान पर जैसे कोई नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया, पहले कार्बन पर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया, तीसरे कार्बन पर इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और पांचवें कार्बन पर भी इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सेकंड नंबर कार्बन है इस सेकंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये OH ग्रुप मोर रिएक्टिव होता है, जिसके कारण ये अन्य मॉलिक्यूल से किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और ये अनस्टेबल होता है, जिससे लगातार अपने आप में चेंजेस करता रहता है और पृथ्वी पर जीवों का स्थायित्व बनाए रखने के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो रीजन ये हो गया और दूसरा रीजन जो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, इधर बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो इनकी स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि डीएनए में जो थायमिन प्रेजेंट होता है वह आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है और ये यूरेसिल भी थायमिन के कंपैरिजन में मोर अनस्टेबल होता है, जबकि ये स्टेबल होता है, जिसके कारण डीएनए स्टेबल होता है और आरएनए लेस स्टेबल होता है। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और सम ऑर्गेनिज्म या वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए है उनका कंपैरिजन करें तो जो डीएनए है वह डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और जो आरएनए है वह आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिससे डीएनए मोर स्टेबल होता है जबकि आरएनए लेस स्टेबल होता है। इसके अगर हम स्टेबिलिटी, डीएनए के स्टेबिलिटी के एग्जांपल की बात करें तो हम जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हम देख चुके हैं कि जब एस थर्ड स्ट्रेन को इनएक्टिव करवाया, डेथ करवाई, तो वह एस थर्ड स्ट्रेन मर चुका था और जब एस थर्ड स्ट्रेन और आर सेकेंड स्ट्रेन को माउस में इंटर करवाया तो एस थर्ड स्ट्रेन का डीएनए आर सेकेंड स्ट्रेन में इंटर करता है। डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल था इसलिए वह अपने आप में सरवाइव करता है, स्टेबल था और वहां पर हमें डीएनए के स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी हमने देखा कि डीएनए कितना स्टेबल है और आरएनए कितना स्टेबल है। इस स्टेबिलिटी के बेस पर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है और बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में आरएनए हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या है?
कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में चेंजेस होने चाहिए, या हम कहें तो म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन स्लो होना चाहिए। म्यूटेशन की एक ग्रेजुअल प्रोसेस होनी चाहिए कि जिससे धीरे धीरे म्यूटेशन होता है और ऑर्गेनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस के द्वारा इन्हें नेचर सिलेक्ट करे और वह इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बनाए रखे। क्योंकि म्यूटेशन वास्तव में इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन में म्यूटेशन होते हैं लेकिन एक ग्रेजुअल प्रोसेस में होते हैं, जिसके कारण इस पृथ्वी पर जीवों का स्थायित्व बना रहता है। लेकिन अगर हम आरएनए और डीएनए के केस में देखें, आरएनए और डीएनए के केस में देखें तो आरएनए बहुत जल्दी जल्दी फास्ट म्यूटेंट होता है और अपने आप में चेंजेस करता है जिसके कारण ये जेनेटिक मटेरियल बहुत कम ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है। म्यूटेशन की बात करें तो हमने अभी अभी देखा था कि जो एचआईवी वायरस था, उस एचआईवी वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है और आरएनए अपने आप में चेंजेस करता है, जिससे डीएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, इस प्रकार अपने आप में चेंजेस करता रहता है, जिससे जीवों की स्टेबिलिटी नहीं रहती। लेकिन डीएनए बहुत अधिक स्टेबल होता है और अगर हम डीएनए को बहुत अधिक टेम्परेचर देंगे तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और इनके डबल स्ट्रैंडेड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो यह पुनः हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब बहुत अधिक स्टेबल है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है स्टेबिलिटी का, वो देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं आरएनए और डीएनए की स्टेबिलिटी का। फोर्थ पॉइंट आता है कि कोई भी जैसे जेनेटिक मटेरियल या कोई भी जेनेटिक मॉलिक्यूल हो, वह अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी सूचनाओं को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक, तो अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए अपने आप में दोनों एक्सप्रेस करते हैं। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन डीएनए आरएनए के बिना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो डीएनए को कार्य करने के लिए आरएनए की भी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए अब हम बात कर लेते हैं आरएनए की बात कर लेते हैं। चलो आरएनए की बात करें तो आरएनए से सीधा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और न केवल आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये अन्य भी फंक्शन करते हैं। जैसे राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा टीआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और एमआरएनए प्रेजेंट होता है। एमआरएनए इस डीएनए को फंक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो राइबोसोमल आरएनए है, जब प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन होता है, एक के बाद एक एमिनो एसिड जुड़ते हैं, जैसे ये एक के बाद एक एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो इन एमिनो एसिड के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का कार्य राइबोसोमल आरएनए करता है, जबकि टीआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट इन एक एक एमिनो एसिड को लाने का कार्य टीआरएनए करता है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन कर चुके हैं कि वास्तव में जो डीएनए है और आरएनए है उनमें कंपैरिजन कर चुके हैं। तो
जो हमने देखा है कि स्टेबिलिटी के बेस पर और म्यूटेशन के बेस पर हमने देखा है कि जो डीएनए है वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आरएनए में म्यूटेशन बहुत अधिक तेज गति से होता है, इसके अलावा आरएनए मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आरएनए, एक आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड क्या कहता है? आरएनए संसार, आरएनए वर्ड। लेकिन ये आरएनए वर्ड कहता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले इवोल्व होने वाला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। इस आरएनए से ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए का फॉर्मेशन होता है और डीएनए प्रोडोमिनेंट होता है, इसे प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, आज हम पढ़ चुके हैं कि वास्तव में डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होता है और डीएनए को पहले प्रिफर्ड किया जाता है कंपैरिजन आरएनए के। अब हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन, कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। थैंक यू।